तो नेक्स्ट देख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। 9 मार्क्स का आपका चैप्टर आएगा, तो याद रखना है यहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या डील करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग 2 टाइप्स के देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स के, कौन कौन से बताओ भानु। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स के कौन कौन से ईशानी। तो एक हम लोग देखते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। नोट्स तुम लोग को भेजा हुआ है तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से मैं भेज दूंगा एक बार, ठीक है नोट्स, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या डील करते हैं, अंश ईशानी। तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैसे किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वो किस डिवाइस से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनिक सेल से, ठीक है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है आर्यन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या डील करते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्लियर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या, डायग्राम भी करना पड़ता है क्या, हाँ डायग्राम वो गैल्वेनिक सेल अगर पूरा बनाने के लिए बोलेगा तो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल हम लोग पढ़ना होता है, तो डेनियल सेल बनाना पड़ेगा अगर आएगा तो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें इंपॉर्टेंट चीज, गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड जो होता है क्या होता है, एनोड निगेटिव और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। कैथोड जो होता है पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग बात करें तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड जो होता है नेगेटिव, ठीक है। तो साइन से तुम लोग कैथोड एनोड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ये गलती तुम लोग बार बार करते हो, फिजिक्स वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हो, नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखना है, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शंस होता है कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट थ्रू केमिकल एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड होता है थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इतना तुम लोग नोट कर लो या कैप्चर कर लो, जल्दी करो फास्ट, 1 सेकंड के अंदर। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है। क्या होता है गैल्वेनिक सेल अंश, अब तो बता दो। अरे गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जितने भी आपके बैटरी हैं सारे क्या हैं, गैल्वेनिक सेल ही हैं। अब इसमें हम लोग को पार्टिकुलर एग्जांपल पढ़ना है, इसका एक पार्टिकुलर एग्जांपल पढ़ना है हम लोग, कौन सा, डेनियल सेल, डेनियल सेल, ठीक है। तो डेनियल सेल क्या होता है, ये 2 हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है, 2 हाफ सेल का कॉम्बिनेशन, किस किस का, जिंक एंड कॉपर के हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख सकते हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल। तो 2 हाफ सेल का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन। अब हाफ सेल क्या होता है समझ लो, जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जैसे हमने ZnSO4 ले लिया, जिंक का हमने सॉल्ट ले लिया, किसका सॉल्ट ले लिया हमने, जिंक का, और जिंक का यहाँ पे क्या ले ले, इलेक्ट्रोड ले ले, Zn रॉड ले ले, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिंक का हाफ सेल। और दूसरा हम लोग ले ले यहाँ पे
कॉपर का हमने सॉल्ट ले लिया CuSO4, और रॉड हमने किसका ले लिया, कॉपर का, तो ये कॉपर का हाफ सेल हो गया। तो जिंक और कॉपर के हाफ सेल जो होते हैं, जिंक और कॉपर के हाफ सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। अब एक्सटर्नली से हम लोग वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, और जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी, जिंक में आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Zn+2 में। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां जनरेट होने लगेंगे किस पे, जिंक रॉड पे, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा जिंक से कॉपर की तरफ। क्लियर है। अब बताओ इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज, और इसीलिए, और ऑक्सीडेशन हमेशा ही कहां होता है, एनोड पे, और इसीलिए एनोड जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां से, अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां के आके जमा होंगे, कॉपर क्या करेगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, Cu सॉलिड में। अब इस पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज घट रहा है, तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। और हमेशा ही रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। देखो एक्सटर्नली ये सर्किट क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, लेकिन क्या इंटरनली कनेक्ट है सृष्टि, ईशानी। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर सोल्यूशन ले लेते हैं और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, लाइक NH4Cl, NH4Cl, K2SO4 एक्सेट्रा। और ये इंटरनली क्या करता है, दोनों ही हाफ सेल को कनेक्ट करता है, और दोनों के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कौन करता है मेंटेन, ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। एक बार भानु आके चढ़ने लगा इस पे ब्रिज पे, ये सोचा कि ब्रिज है, गाड़ी लेके इधर से उधर पास करने वाला। अरे गधे, इसे देख सकते हैं, बोर्ड पे आके चढ़ना नहीं है इस पे। ठीक है, ये सिर्फ देखने के लिए, इस पे इस पार से उस पर जाने के लिए नहीं है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग एंड अगर सोल्यूशन। अगर इसके हम लोग फंक्शंस की बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इट कनेक्ट इंटरनली ऑफ द 2 हाफ सेल, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द 2 हाफ सेल। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो मोबिलिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है केटायन एनायन की, दोनों की क्या होती है, सेम वेलोसिटी होती है। ये जेई में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, 4 ऑप्शन दे दिया था कि केटायन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, एनायन की ज्यादा होगी, दोनों की सेम होगी। ठीक है, इस तरह से। तो केटायन और एनायन की वेलोसिटी क्या होती है, सेम वेलोसिटी होती है। क्लियर है। अब इसको देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता दूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल की हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ईशानी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी कई बार। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोन मेथड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लोन मेथड। क्या है लोन मेथड भानु, लेफ्ट में हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एनोड हमेशा ही क्या होगा गैल्वेनिक सेल में, निगेटिव। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। क्लियर है ना। तो ये आपका डेनियल सेल का एग्जाम्पल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है डेनियल सेल, और ये आपका डेनियल सेल हो गया। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, न्यूमेरिकल पार्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्या होता है ईएमएफ ईशानी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे हम लोग बोलते हैं। जब सेल यूज में नहीं होता है उस टाइम पे कितना मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर सकता है वो, वही उसका क्या होता है, ईएमएफ। आया समझ में, सेल जब यूज में नहीं है वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। बैटरी तुम लोग देखते हो ना, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, यानी कि उसका क्या है, वो ईएमएफ है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज वो सप्लाई कर सकता है जब यूज में। ठीक है। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल। ई सेल क्या होता है, अंश ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। बातें नहीं करो, बताओ ऑक्सीडेशन कहां होता है, अंश। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और एनोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। तो इसको क्या मैं -E एनोड लिख सकता हूं क्या, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और एनोड क्या होता है, निगेटिव। और कैथोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखना चाहें सेल का ईएमएफ,
तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हैं। एस सी और ए से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, कैथोड को सी से और एनोड को ई से। तो सेल का ईएमएफ क्या हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बताओ एनोड जो होता है कहां होता है, लेफ्ट में, और कैथोड कहां होता है, राइट में। तो क्या इसे हम लोग ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिख सकते हैं। सर ये आपने माइनस लिखा ना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। बोलो अंश बोलो। सर ये आपने ई माइनस लिखा ना, मतलब नेगेटिव। हाँ माइनस लिखा है, ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला आपका सेम ही होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। या और क्या लिख सकते हैं भानु, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है, दोनों ही फॉर्म। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोग गलती करते हो, तो गलती क्या करते हो, यहां पे तुम लोग को ध्यान रखना है, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा ही आपको क्या यूज करना है यहां पे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और मान लो आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ई रिडक्शन। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड ले लो, नॉर्मल है तो नॉर्मल ले लो। जैसे एग्जांपल, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया आपको, जिंक किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जेडन से Zn+2 में, जेडन से Zn+2 में। मान लो एक अप्रॉक्स हमने ले लिया कि x वोल्ट इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या है, x वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, कितना हो जाएगा Rn, माइनस एक्स वोल्ट। साइन सिर्फ क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव है तो पॉजिटिव, माइनस ई ऑक्सीडेशन माइनस ऑफ ई रिडक्शन। तो कहीं आपके क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देकर ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो सिर्फ साइन क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। लेकिन तुम लोग से वो भी नहीं हो पाता है, सीधा सीधा लाकर वहां पे रख लेते हो। मतलब कि क्या सर, ऑक्सीडेशन है तो उसको जैसे अपोजिट करके, मतलब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में अगर ऑक्सीडेशन गिवन है, लेकिन आपको यूज हमेशा क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा यूज क्या करना है। लेकिन 99% केस में आपको क्या गिवन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन आ गया तो क्या सीबीएसई से जाकर पूछोगे थोड़े ना कि भाई क्यों दे दिया तुम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन देना चाहता, नहीं ऐसा नहीं पूछ सकते ना, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से फास्ट। और मैंने बताया, ठीक है, ये नोट सब पे ही होगा। देखो यहां पे अगर स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ निकालेंगे तो यहां पे क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड यहां पे, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड लेना है तो यहां पे भी स्टैंडर्ड, नॉर्मल लेना है तो नॉर्मल, ठीक है। फॉर्मूला इक्वेशन और इंपॉर्टेंट कर लोगे, क्वेश्चंस लगातार ही यहां से आते हैं, ठीक है। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन तो लिख लो, इट इज यूजफुल इन एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज यूजफुल इन एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या करता है, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और ईएमएफ ऑफ अ सेल में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। किसमें, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है कौन, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो देखो नस्ट इक्वेशन होता क्या है, डायरेक्ट तुम लोग ये फॉर्म याद रखो क्योंकि पेपर तुम्हारा 27 को है, तो इतना टाइम नहीं है कि इसको डिराइव करे सारी चीजें, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम लोग फॉर्म याद रखो। किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन और लॉग क्यू, लॉग क्यू। देखो इक्वेशन तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन कैसे अप्लाई करना ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना ये मैं बताता हूं, समझ लो पहले। जैसे देखो यहां पे जिंक जो है, जिंक सॉलिड CO प्लस एक्वस, इसका मान लेते हैं कंसंट्रेशन कुछ कितना है, C1 है, और ये क्या दे रहा है आपको, Zn+2 एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन कुछ C2 है और प्लस CO सॉलिड। क्लियर है। अब इस पे आपको क्या अप्लाई करना है, नस्ट इक्वेशन,
क्या अप्लाई करना है? नस्ट इक्वेशन। बताओ कितने नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? जिंक किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज। बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है हमेशा ही कहाँ होगा? एनोड पे। कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में रिड्यूस हो रहा है? Cu सॉलिड में। और रिडक्शन हमेशा ही कहाँ होगा? Rn कैथोड पे। नेट रिएक्शन लिखना चाहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ये इक्वेशन मिल जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ नेट? 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना, Zn+2 + Cu सॉलिड। तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए? 2। तो n = क्या हो गया तुम्हारा? n = हो गया 2। n = क्या हो गया? 2। और यहां से हम लिखना चाहें तो ये ई सेल = क्या हो जाएगा? E0 सेल -0.059 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। अब देखो Q क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लो कोई यार रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट बना रहा है, तो Q = क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो स्मॉल a स्मॉल b कोफिशिएंट होता है, तो ये कहाँ आ जाता? पावर में। कहाँ जाता? पावर में। सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम लोग कंसीडर नहीं करते। सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम लोग कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? C2 और अपन C1, ठीक है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 और Zn सॉलिड का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1। और इस तरह से हम लोग नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहां से E0 सेल निकालने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। आपको क्या गिवन होगा? रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर और जिंक आपको गिवन होगा, जो ला के यहां से आप कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट करके E0 सेल निकाल सकते हैं। हाँ, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और यहां से E0 सेल निकाल लेंगे और यहां से E0 सेल की वैल्यू रख देंगे, क्या मिल जाएगा? सेल का EMF मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी, रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड EMF ऑफ अ सेल, एंड EMF ऑफ अ सेल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा RG = क्या होता है? -NF × E सेल, और स्टैंडर्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं, तो डेल्टा RG नॉट = -NF × E0 सेल। F क्या है? फ्राडेज कांस्टेंट। 1 फ्राडे = कितना होता है? 96500 कूलम, ठीक है। बाकी क्या आपको यूज करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यहां से E0 सेल निकाल लोगे, E0 सेल क्या होगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ला के सब्सटीट्यूट कर लो, क्या निकाल लोगे? गिव्स एनर्जी। और किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए गिव्स एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं, तो डेल्टा RG0 क्या होना चाहिए? निगेटिव। डेल्टा RG0 क्या होना चाहिए? निगेटिव। और इसके लिए सेल का EMF क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि E0 सेल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव। तो कोई भी आपको प्रोसेस बोले कि स्पॉन्टेनियस नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर सेल का EMF अगर पॉजिटिव तो प्रोसेस कैसा होगा, रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। और सेल का EMF निगेटिव तो रिएक्शन कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। आया समझ में? कोई डाउट है? नेक्स्ट यहीं पे तुम लोग देख लो, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF ऑफ अ सेल। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF ऑफ अ सेल, एंड EMF ऑफ अ सेल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और EMF ऑफ अ सेल में क्या रिलेशन होता है, इसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नस्ट इक्वेशन अभी आपने देखा था, क्या था? निशा, E सेल = E0 सेल -0.059 डिवाइडेड बाई n log Q। अगर हम लोग बात करें एट इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल डिफरेंस कोई होगा क्या? नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा? E सेल क्या हो जाएगा? E सेल 0 हो जाएगा, लेकिन E0 सेल क्या होगा बताओ? E0 सेल नॉट = 0, लेकिन Q किसके इक्वल हो जाएगा? के रिएक्शन कोएफिशिएंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। इसे अगर हम लोग 0 कर दें क्या मिल जाएगा बताओ? E0 सेल =
0.059 डिवाइडेड बाई n और log k, और यहां से हम लोग log k इज इक्वल टू लिखना चाहें तो log k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा जाएगा इधर से, तो n इंटू ई नॉट सेल, n इंटू ई नॉट सेल और डिवाइडेड बाई 0.059, और यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक तो आपका नस्ट इक्वेशन, सेल का ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्म, गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल में रिलेशन, ये 3-4 फॉर्म है, इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं और आसानी से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। पॉज करो। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो तुम लोग फिजिक्स में जो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस पढ़ते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसके बारे में तुम लोग कहां पढ़ते हो, फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं आयनिक कंडक्टेंस, आयन की वजह से जो कंडक्टेंस, भाई देखते हो ना किसान कहीं गया, वायर गिरा हुआ था उसको शॉक लग गया, तो किसकी वजह से कंडक्टेंस होता है वहां पे, आयनिक कंडक्टेंस होता है। कौन सा कंडक्टेंस होता है, आयनिक, ठीक है। तो हम लोग आयनिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, आयंस की वजह से, आयंस के फ्लो की वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इसमें, तो फर्स्ट है आपका रेजिस्टेंस। फर्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस। देखो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है समझ लो। यहां पे ये आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, और एक्सटर्नली से हमने सर्किट से कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कुछ a है, और इसके बीच का डिस्टेंस कुछ क्या है, l है। लेकिन फिजिक्स में आप क्या लेते थे, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते थे और वायर का लेंथ आप लेते थे। लेकिन यहां पे फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिफरेंट है। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपन ए। लेकिन L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब भानु के मन में सवाल आ रहा है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है। तो ये दिमाग में ख्याल नहीं रहा होगा कि अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा। क्लियर है। यूनिट क्या होगी बताओ भानु जल्दी से, ठीक है। दूसरा है कंडक्टेंस, क्या होता है, अंश कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस क्या करता है, आयंस के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है, तो कंडक्टेंस क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स या महो या साइमन, महो MHO या साइमन, ठीक है। तीसरा है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बातें नहीं करो भानु। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कप्पा से। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। हंस बैठ जाओ। रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब बताओ रो को हम लोग लिखना चाहें तो रो को क्या लिख सकते हैं, यहां से R इंटू ए अपन एल लिख सकते हैं, तो 1/R इंटू ए, और L कहां चला जाएगा, ऊपर, और इसे हम लिखेंगे कप्पा इज इक्वल टू, तो 1/R इंटू एल अपन ए। बताओ 1/R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/R को हम लोग कंडक्टेंस लिख सकते हैं G, और L अपन A को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट G स्टार। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। यूनिट क्या होगी बताओ, तो 1/R की यूनिट क्या होगी, साइमन, और मीटर अपन मीटर स्क्वायर क्या होगा, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और K इज इक्वल टू हम लोग और लिखना चाहें यहां से, तो G इंटू क्या लिख सकते हैं, G स्टार। L अपन A को हम लोग क्या बोलते हैं, G स्टार सेल कांस्टेंट। L अपन A को हम लोग सेल कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, G स्टार। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू G स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सीधा आपको फॉर्मूला में रखना होता है। इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो कंडक्टिविटी आपकी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। नोट करके लिख लेना, बार बार एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आते हैं यहां से। पानी, भाई पानी ऐड करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी।
देखो होता क्या है, कंडक्टिविटी डिफाइंड किस लिए होता है समझ लो। पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका क्या होता है, विद डाइल्यूशन डिक्रीज होता है। क्लियर है, हो गया सबका, कैप्चर कर लो जल्दी से फास्ट। अब देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टेंस जो होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। लेकिन यूनिट यहां पे क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर यूनिट मीटर में आप रखेंगे तो कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्या हो जाएगा, मोलारिटी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट यूनिट का ख्याल रखना है आपको। यहां पे यूनिट जो मिलेगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अलग अलग है क्या ये? अरे गधे, यूनिट अलग है। सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्म, मीटर स्क्वायर में वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्म। कप्पा भी निकाला था आपने, जी इंटू जी स्टार, एम मोलारिटी गिवन होगी, डायरेक्ट सब्स्ट। पता है तुम लोग अभी तक ऐसा लग रहा है अंश तुम एक बार न्यूमेरिकल इस पे किए ही नहीं आज तक, कभी लग रहा है। नहीं सच में नहीं किया मैं, ये छोड़ता था मैं ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेता। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन वगैरह। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। इसीलिए कुछ समझ नहीं आता तुम लोग को, इसीलिए क्या है स्वर्धन, इसलिए तुम लोग को फोन सबमिट करता हूं मैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस जो है डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करता है इसे हम लोग देख रहे हैं। तो ग्राफिकली देख लो, डी बाई हाकल इक्वेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग, इस पे हम लोग ले लें मोलर कंडक्टेंस और इस पे हम लोग ले लें कंसंट्रेशन अंडर रूट सी। नहीं मानोगे स्वर्धन तुम? तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। और यहां पे आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लेमडा एम नॉट जो है या लेमडा एम इनफाइनाइट जो है, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कल की मैं सोच रहा हूँ क्लास कि 3-4 घंटे की क्लास रहेगी, लगातार ही करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक का पूरा ही एक बार थ्रू आउट हम लोग का इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जितने भी हैं, कन्वर्जेंस, वो सारा रिवीजन हम लोग कर ले। ठीक है, अगर तो ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए है ईशानी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल बता दो भानु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। KCl NaCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये किसके लिए हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो किसी इनफाइनाइट पे जाके आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस मिलेगा आपको। और ये किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे क्या होते हैं, वीक। ठीक है, और डी बाई हाकल इक्वेशन क्या होता है, लिख लो यहां पे, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू अंडर रूट सी। दिस इज द डी बाई हाकल इक्वेशन। अगर हम लोग बात करें, यहां पे नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो मोलर कंडक्टेंस आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन। क्योंकि मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, विद डाइल्यूशन आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सर ये क्या इक्वेशन है, ये मोलर डाइल्यूशन, डी बाई हाकल इक्वेशन, डी बाई,
ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन में, ठीक है, डी बाई हाकल इक्वेशन। ये क्या है इसमें? ये कोई कांस्टेंट है, डी बाई हाकल इक्वेशन। सही कह रहे हैं, डी बाई डी बाई हाकल, एनसीईआरटी खोलो पहले, अरे डी बाई देखो उसमें डी बाई हाकल इक्वेशन नहीं मिला तुम लोग को? पॉज कर दो भानु, कोलर्स लो इंपोर्टेंट कर लो, क्वेश्चन आते हैं असल KOH। कोलर्स लो, सर इसका तो लॉ भी लिखवा दीजिए। देखो लॉ लिखवा देता हूँ, कोलर्स लो लिखते चलो तुम लोग साथ में, कोलर्स लो लिखते चलो तुम लोग। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, the molar conductance of any electrolyte at infinite dilution, any electrolyte at infinite dilution, is equal to the algebraic sum of, is equal to the algebraic sum of molar conductance at infinite dilution of molar conductance at infinite dilution of its component ion, molar conductance at infinite dilution of its component ion, of its component ion। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो इक्वल होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स कंपोनेंट आयन। जो उसके कंपोनेंट आयन होंगे उनका मोलर कंडक्टेंस ले लेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनका सम कर देंगे, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझो, मोलर कंडक्टेंस हम लोग को निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे MgCl2 का, MgCl2, बताओ क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg+2 +2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, भाई 2 Cl है ना, तो 2 से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और ये तुम लोग गलती करते हो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हो, रिजल्ट गलत आता है। कर लोगे? अब इसके एप्लीकेशंस देख लो तुम लोग। अब इसके लिए परेशान नहीं होना, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। एप्लीकेशन तुम लोग देख लो इसका। तो इसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो पहला एप्लीकेशन है, it is useful for calculating the molar conductance at infinite dilution of any weak electrolyte, तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम लोग किसके थ्रू निकाल सकते हैं, कोलर्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको 3 इक्वेशन बना के उसमें कैसे चेंज करेंगे कि वो चौथा इक्वेशन आ जाए, किया था ना आपने, उसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 3 इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और उन 3 इक्वेशन से बोल दिया कि मान लो कि NaCl के लिए आपको मोलर कंडक्टेंस दे दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, सोडियम एसीटेट का दे दिया, HCl का दे दिया, पूछा कि एसिटिक एसिड का बताओ, तो उसमें आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस करेंगे कि एसिटिक एसिड मिल जाए। देखो क्वेश्चन था एक, हाँ क्वेश्चन कराया था अभी लास्ट टाइम पे, तुम थे अंश उस क्लास में। ठीक है, तो सेकंड इसका एप्लीकेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए, क्या होता है अल्फा, मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन अपन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये 2 ही है। और आयनाइजेशन कांस्टेंट कभी कभी पूछ लेता है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, C∝² अपन 1 माइनस अल्फा, तो कहीं ये पूछ ले तो डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। हाँ पॉज कर दो भानु। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, एक जो ये रील आ गया ना, ये बच्चों को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, नकली मार्कशीट बना, देख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। देखो होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, समझोगे। ये कंटेनर है आपका, क्या है,
कंटेनर है और हम लोग इसे क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट से में कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl, किसमें टूटेगा, ये Na प्लस और Cl माइनस। कैथोड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड निगेटिव, यानी ये क्या हो गया आपका कैथोड और ये क्या हो गया एनोड। तो देखो होता क्या है, अगर हम बात करें एट कैथोड पे आर्यन क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन, क्या होगा रिडक्शन। क्या अगर हम बात करें यहां से तो Na प्लस का आसानी से क्या हो सकता है ऐसे रिड्यूस, Na प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, Na सॉलिड के फॉर्म में। अब यहां से कैथोड पे अगर हम बात करें तो Na सॉलिड के फॉर्म में सोडियम जो है जाके कहां जमा होने लगेगा, कैथोड पे। अगर हम बात करें एट एनोड पे, कहां बात करें एट एनोड पे, तो Cl माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 गैस में, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा और ये जाके कहां जमा होने लगेगा, एनोड पे, Cl2 गैस के फॉर्म में। तो आपको सोडियम बनाना हो, क्लोरीन बनाना हो तो NaCl के हम लोग क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, और हम लोग यहां से कैथोड पे सोडियम और एनोड पे क्लोरीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है। तो अच्छा पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, आयंस करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहे हैं, जाके डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस कंटेनर में ये पूरा प्रोसेस होता है इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है आर्यन, तो इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग आयन ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस में तुम लोग लिख लो एक लाइन, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग आयन ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। It is a redox process of, it is a redox process of discharging ion on corresponding electrode. Discharging ion, ions कर लो, on corresponding electrode. Corresponding electrodes. तो corresponding electrode पे आयन का डिस्चार्ज होना ही क्या है, निशा इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस कंटेनर में ये पूरा प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स। नोट कर लो जल्दी से फास्ट, एक सेकंड के अंदर। फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देखो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब नहीं करोगे तो तुम्हारी गलती है, इसे भी इंपॉर्टेंट कर देना। हो सकता है कि 27 तारीख को तुम लोग क्वेश्चन मिले यहां से, या इसका लॉ पूछ ले तुमसे, ठीक है। तो फिर आके मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। तो इसका हम लोग फर्स्ट लॉ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ, फ्राडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं, देखो फ्राडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितनी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम लोग, उतना जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जाके क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। हो गया फर्स्ट लॉ। क्या है फर्स्ट लॉ, जितनी ज्यादा अमाउंट, भाई जितना करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा करंट वो होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। तो लिख लो इसे तुम लोग, फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to, the amount of substance deposited on electrode is directly proportional to the amount of electricity, directly proportional to the amount of electricity passing through the electrolyte, directly proportional to the amount of electricity passing through the electrolyte. Passing through the electrolyte. क्लियर है। मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें अंश, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या करेंगे, कांस्टेंट Z, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
अगर मान लो हम लोग आई एम्पियर करंट पास करें टी टाइम के लिए, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड आई टी। ठीक है, इससे क्वेश्चन फर्स्ट कर लोगे। हो गया इतना? हो गया सबका? सेकंड लो करें, कैप्चर कर लो जल्दी से, फास्ट। हो गया ईशानी? हो गया। आगे बढ़े भानु। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, कैप्चर कर लिए अंश? सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखो यहाँ पे जल्दी से। तो अगर हम लोग सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्या सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CuSO4 और यहाँ पे ZnSO4, अगर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, टू और मोर हो सकते हैं, टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जिंक रॉड यहाँ पे हम ले लें क्या, सीव रॉड। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो लिख लो स्टेटमेंट पहले लिख लो, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड लॉ का है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, when same amount of electricity passing through two or more different electrolyte, same amount of electricity passing through two or more different electrolyte, 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 the amount of substance deposited, the amount of substance deposited directly proportional to, deposited directly proportional to their equivalent weight, directly proportional to their equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E, यानी कि W1/W2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, E1/E2, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा होता है डायरेक्ट लिख लो, एटॉमिक वेट A इंटू आई इंटू टी और डिवाइडेड बाई NF। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा हो रहा है डायरेक्टली यहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। N क्या है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, T क्या है, टाइम, I क्या है, करंट, A क्या है, एटॉमिक वेट। लिख दूं सब? A है एटॉमिक वेट, T क्या है, टाइम, I क्या है, करंट। बातें नहीं करो अंश, आर्यन कहाँ आर्यन चुप है। N नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तुम चुप रहते हो कभी, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और F फैराडेज कांस्टेंट 96500। बायो के सारा पैसे का ये कोल्ड का भी पी गया ये, और ट्यूशन नहीं लिया इसने। हो गया, ठीक है। तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है। बैटरी आपको पढ़ना है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होता है, जिसको हम लोग दोबारा फिर चार्ज नहीं कर सकते, जैसे घड़ियों में जो बैटरी लगा होता है वो क्या किस टाइप का बैटरी होता है, प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, जिसको बार बार हम लोग रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी। फ्यूल सेल और कोरोजन एक बार तुम लोग रीडिंग दे लेना, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल वाले जितने भी पोर्शन है खत्म हो चुके हैं। क्या कोलिजन, केमिकल काइनेटिक्स में है, कोरोजन पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो थ्योरेटिकल है, एक बार कोरोजन नहीं जानते हो भाई, एयर के कांटेक्ट में छोड़ दोगे आयरन को क्या हो जाने लगेगा, जंग लगने लगेगा कोरोजन। उसके रिएक्शन से एक बार पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अरे ठीक है, वो बता दो ना केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, भानु पहुंच कर दो।